नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं संविधान के 70 बरसों के माइलस्टोन्स के साथ। आज हम आपको ले चलेंगे 70 के दशक में, यानी बात होगी 1971 से लेकर 1980 तक की। इस दशक के अधिनियमों ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को समझाया तो बंधुआश्रम व्यवस्था को भी गढ़ा। इस दौर में संविधान में कुछ अहम संशोधन भी हुए थे, पर पहले बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में अपराध कानून की धुरी है। इसे आम बोलचाल में सीआरपीसी भी कहते हैं। 1973 में आए इस कानून को 1974 में लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता को समझने के लिए एक आम इंसान के व्यवहार को समझना जरूरी है, यानी हमारे आपके। देश का कानून हमें नकारात्मक काम या हरकतों से परहेज करने को कहता है। ये काम अपराध की फेहरिस्त में आते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को फिर सजा भुगतनी पड़ती है। इसे दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध श्रेणी में माना गया है, उनका ब्यौरा दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। सीआरपीसी के मुताबिक अपराध की स्थिति में पुलिस जांच के दौरान दो प्रक्रियाएं अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी से संबंधित होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की खास धाराएं क्या है, आइए देखते हैं। धारा 41B, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 41D, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा। धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 51, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 55A, अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे गिरफ्तार करने वाले की होगी। धारा 58, इस धारा के अनुसार थाना पुलिस अपने उच्च अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट देगी, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत हुई हो या नहीं। धारा 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार का लिखित वायदा। धारा 109, संदिग्ध और आवारागर्द व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए लिया गया वायदा। धारा 144, ये धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जहां ये धारा लगाई जाती है वहां 4 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धारा 151, ये धारा सुनियोजित केसों में पहले ही गिरफ्तारी कर अपराधों पर लगाम लगाती है। बात साल 1976 की है, जब मंथन चल रहा था कि कमजोर वर्गों पर शोषण और अत्याचार को कैसे रोका जाए। जाहिर है इसके लिए किसी खास कानून की जरूरत थी। एक ऐसा कानून जो इस तबके को जबान दे, ताकत दे और उनके हितों की वकालत करे। यहीं बीच पड़े मुद्दतों से नासूर बनी बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के। सरकार संसद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 लाई, उसे पास कराया और सभी बंधुआ मजदूरों को शोषण से आजादी मिली। बंधुआ श्रम व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976, ये कानून श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। यह अधिनियम बंधुआ श्रम व्यवस्था को नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन मानता है और इस प्रथा को खत्म करना इसकी अकेली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा था और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 को पूरे देश से खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम ने बंधुआ प्रथा को दंडनीय संज्ञेय अपराध माना, यानी इस अपराध पर दंड की व्यवस्था है।
पर समस्या का ये पूरा निदान नहीं है। आजाद हुए मजदूरों को बसाना भी था। तो बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाने के लिए एक केंद्रीय योजना भी शुरू की गई, जिसमें राज्य सरकारों को साथ लिया गया। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस अधिनियम को खास बनाती हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बंधुआ मजदूर प्रणाली को खत्म कर प्रत्येक बंधुआ मजदूर को मुक्त करना, ऐसे किसी भी एक तरफा करार को निरस्त करना जो बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहित करे। इस अधिनियम ने बंधुआ ऋण और भुगतान की देनदारी भी खत्म कर दी। इस अधिनियम ने बंधुआ मजदूरों की गिरवी पड़ी संपत्ति मुक्त करा दी। इस अधिनियम के माध्यम से बंधुआ ऋण के प्रति अदायगी भी खत्म कर दी गई। राज्य सरकारें जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं और राज्य सरकारें अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और उपमंडल में सतर्कता समितियां गठित कर सकती हैं। इन सतर्कता समितियों का काम क्या है? इनका काम मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास करना है। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना है जिनका संज्ञान इस अधिनियम के तहत लिया गया है। उनका काम सर्वेक्षण कर उन अपराधों का पता लगाना भी है जो इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। इसके वार्षिक बजट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए कर दिया गया। नकद सहायता को विशेष मामलों में बढ़ाकर 2 लाख रुपए, नितांत अभाव के मामलों में बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसकी इम्पोर्टेंस तो ये है ना दैट टोटली ये जो काम दिया जाता था विदाउट पेमेंट एंड अगेंस्ट लोन्स और generations were being made to work without wages. This had to stop. And it was necessary, therefore, to bring about an amendment or a law which prohibited bonded labor. So the bonded labor had to be released, they had to be rehabilitated, and there had to be a law which prohibited such a practice which was otherwise against the framework of the Constitution. जो आपका फंडामेंटल राइट्स थे, वो फंडामेंटल राइट्स जो राइट ऑफ इक्वलिटी देते हैं और राइट ऑफ लाइफ जो है, वो राइट ऑफ लाइफ को इनलार्ज करते हुए कि भी इट इज़ जस्ट नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस बट फार बियॉन्ड दैट, उसमें ये लाया गया दैट यू कांट हैव बॉन्डेड लेबर, यू कांट कीप पीपल इन बॉन्डेज मेयरली बिकॉज दे आर पुअर। सो इसलिए ये संशोधन वाज नेसेसरी। जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च 2019 तक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,13,687 है, जबकि पुनर्वासित मजदूरों की संख्या 2,93,725 है। साल 1980 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया जिसका जोर राष्ट्रीय सुरक्षा पर था, जिसका मकसद देश की संप्रभुता को एक डोर में बांधे रखना था। इस अधिनियम का नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के हाथ मजबूत किए। इस कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि यह कानून कैसे काम करता है, इसे किन हालातों में लगाया जाता है और किन परिस्थितियों में किसी शहरी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। अक्सर दंगे होने की स्थिति में रासुका की तामील की जाती है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है
कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने किस आधार पर गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन न कर दे तब तक यह गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा समय की नहीं हो सकती। अगर कथित अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को 12 की जगह 15 दिन किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार कर लेती है तो इसे 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की स्थिति को समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर गिरफ्तारी की वजह पर्याप्त हो तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरी होने से पहले ना तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही इसमें फेरबदल हो सकता है। 70 के दशक में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए जिनका फोकस भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के साथ इसके धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र को स्थापित करना था, राज्यों और केंद्र में शक्ति विभाजन करना था और भारत की संप्रभुता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के अंतर को स्पष्ट करना था। तो देखते हैं 1971 से 1980 के बीच हुए कुछ संवैधानिक संशोधनों को। 24वां संशोधन 1971। संसद संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी हैं, उनका संशोधन कर सकती है। 26वां संशोधन 1971। इसके तहत पुरानी रियासतों के शासकों की विशेष उपाधियों और प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन 1972। केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 31वां संशोधन 1973। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974। संसद और विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में दिए गए इस्तीफे को अवैध घोषित कर दिया गया। 35वां संशोधन 1974। सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर उसे भारत से संबद्ध राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 39वां संशोधन 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 बरस कर दी गई, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 65 बरस ही रहने दी गई। और अब बात करते हैं भारतीय संविधान के सबसे व्यापक संशोधन की, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह 42वां संवैधानिक संशोधन था और इसमें बड़े बदलाव किए गए थे। आधिकारिक तौर पर हम इसे द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तौर पर जानते हैं। इसके प्रावधानों को श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। 42वां संशोधन कई वजहों से विवादों में भी रहा। इस संशोधन का आधार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशें थीं और जानकारों की माने तो यह संशोधन तत्कालीन सरकार अपनी शक्ति में इजाफा करने के इरादे से लाई थी। तो ऐसे क्या आमूलचूल बदलाव हुए थे जिसके चलते इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से ऊपर का दर्जा दिया गया। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A पार्ट 4A से जोड़ा गया। सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक स्थिर यानी लॉक कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को
5 से 6 बरस कर दिया गया। इस संशोधन के तहत यह भी तय हुआ कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता का परीक्षण उच्च न्यायालय करेगा। ये भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के सवाल पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और अगर न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के तहत कर दिया गया। ये भी तय हुआ कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेंगे। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और उसे सर्वोच्च माना गया। See, to redefine the objectives of the Constitution, what is it that we wanted to achieve, and what were we moving towards? अगर हम किस दिशा में जाना चाहते थे, उस दिशा को आगे रखते हुए we became a democratic socialistic republic, and then to fulfill those needs, ये तो preamble हो गया, उसको to fulfill करने के लिए other amendments कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इसको एलिवेटेड दर्जा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स विच वर द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव, दे वर नॉट इन्फोर्सेबल एज अ राइट देमसेल्व्स, बट डायरेक्शन तो है that the state shall try and achieve this kind of this thing, and every citizens के कुछ rights भी बनते हैं, duties, to fulfill your rights you have to have some duties, so इनको amalgamate करके right footing पर लाना it became necessary। 1978 में 44वां संशोधन लाया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति यानी नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह सैन्य विद्रोह को आधार माना गया। आपात स्थिति संबंधी दूसरे प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 बरस से घटाकर फिर 5 बरस कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, जो थिंकिंग एट द टाइम और जो प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द एट द टाइम, उसमें देखा गया कि अंतर बहुत ज़्यादा था। लिहाजा नो लॉ, कोई लॉ तो ऐसा हो नहीं सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो या उसकी स्पिरिट को डिफीट करता हो। लेकिन ये भी कोई लॉ ऐसा हो सकता है जो अनफेयर हो और ये ड्रैकोनियन बन जाए या कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके साथ कोई डेडलॉक से हो जाए। इसलिए उसको एक्सप्लेन करते हुए टू मेक इट वाइडर एंड रीबैलेंस करने के लिए the amendments had to again take place। इसके अलावा इसी दशक में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 भी आए, जिनके लक्ष्य, असर और नतीजों की तासीर आज भी महसूस की जा सकती है। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड। इस दशक ने तमाम राजनीतिक, सामाजिक उतार चढ़ाव देखे। संवैधानिक इतिहास में पहली बार इमरजेंसी का दंश भी सहा, उससे सबक भी लिए। तो जनाब, हम फिर कहेंगे कि आपको जो हम दिखा रहे हैं वो इन दशकों का सार या लब्बो लुबाब है। काफी रिसर्च करनी पड़ती है हमें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई गलती ना हो, पर आप सुधी जनों को अगर कहीं ऐसा लगे तो जरूर पॉइंट आउट करिएगा, गलती में सुधार किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करेंगे 80 के दशक की। फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।